हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आप लोग को मैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ा रही थी, जिसमें आप लोग के कुछ चैप्टर्स हो गए थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि प्रस्ताव और स्वीकृति क्या होती है, उससे रिलेटेड जो आवश्यक जो वैध होने के लिए जो नियम होते हैं वो पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे कि प्रस्ताव, स्वीकृति एवं उनके खंडन के संवहन संबंधी नियम, रूल्स फॉर कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टेंस एंड इट्स रिवोकेशन, यानी कि प्रस्ताव का संवहन और स्वीकृति का संवहन, साथ ही उनका खंडन कब माना जाता है और उनके संबंध में कौन से नियम होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि प्रस्ताव का संवहन क्या होता है। प्रस्ताव के बारे में तो हमने जान लिया, उसके संबंध में वैधानिक नियम भी हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि प्रस्ताव का संवहन क्या होता है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, तो जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है उसमें बताया गया है कि प्रस्ताव का संवहन उस समय पूरा माना जाता है जब प्रस्ताव जिस व्यक्ति से किया गया है उसकी जानकारी में आ जाए। द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। कहने का मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति के लिए प्रस्ताव रखा गया है, जिस भी व्यक्ति के समक्ष रखा गया है, जब उसकी नॉलेज में आ जाता है, वो व्यक्ति उस प्रस्ताव के बारे में जानकारी ले लेता है, पता चल जाता है उसे, तब उस प्रस्ताव का संवहन पूरा मान लिया जाता है कि हाँ, कम्युनिकेशन प्रपोजल का हो चुका है। अगर इसे एक हम एग्जाम्पल से समझें तो इस तरह समझ सकते हैं कि मनोज ने अपनी कार संदीप को 50,000 रुपये में बेचने का एक पत्र लिखा था। पत्र द्वारा प्रस्ताव उसने किया था। वो पत्र जब संदीप को मिल जाता है तो मान लिया जाएगा कि प्रस्ताव का संवहन पूरा हो गया है। तो ये हो जाता है प्रस्ताव का संवहन कि संदीप के लिए किया था मनोज ने। जब संदीप पास वो प्रस्ताव पहुंच गया तो मान लिया जाएगा कि जो कम्युनिकेशन जो था वो प्रपोजल का हो गया है। अब आ जाते हैं स्वीकृति का संवहन, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसमें दो तरह से आ जाएगा। एक हो जाएगा प्रस्तावक के विरुद्ध एज अगेंस्ट प्रपोजल, दूसरा हो जाता है स्वीकारकर्ता के विरुद्ध एज अगेंस्ट एक्सेप्टेड। जो प्रस्तावक के विरुद्ध हो जाता है कि जो स्वीकृति होती है उसका संवहन प्रस्तावक के विरुद्ध उस समय माना जाएगा जब अगर डाक के द्वारा इसे भेजा था तो डाक के माध्यम से अगर उसे स्वीकार करना है तो वहां पर जैसे ही वो एक्सेप्टेंस का लेटर जो होगा वो डाक के माध्यम से भेज देगा, सेंड कर देगा, वैसे ही क्या होगा, प्रस्तावक के विरुद्ध मान लिया जाएगा। स्वीकारकर्ता के विरुद्ध एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब माना जाता है, जब वो लेटर जो स्वीकृति पत्र भेजा गया था वास्तव में प्रस्तावक के पास पहुंच जाएगा। जो एग्जांपल हम ले रहे थे एक बार उससे समझ लेते हैं। ये जो संदीप ने मनोज को कार खरीदने का प्रस्ताव पत्र स्वीकार करके डाक के माध्यम से भेज दिया है, तो वहां पर स्वीकृति का संबंध संदीप के विरुद्ध तब माना जाएगा जब वो पत्र मनोज के पास पहुंच जाएगा, और मनोज के विरुद्ध स्वीकृति का संबंध उसी टाइम मान लिया जाएगा जैसे ही संदीप ने स्वीकृति पत्र जो था वो डाक के माध्यम से प्रेषित किया था, सेंड किया था। ये हो जाएगा दोनों के बीच में स्वीकृति का संवहन, प्रस्तावक के विरुद्ध और स्वीकारकर्ता के विरुद्ध। प्रस्तावक के विरुद्ध तभी मान लिया जाता है जब वो डाक के माध्यम से उस पत्र को प्रेषित करेगा, सेंड करेगा, और स्वीकारकर्ता के एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब माना जाएगा, जब वो वास्तव में प्रस्तावक के पास पहुंच जाएगा जिसने कि वो एक्सेप्टेंस के लिए भेजा था, यानी कि यहाँ पर मनोज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्वीकृति का संवहन, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे माना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्रस्ताव का खंडन है उसका संवहन, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड इट्स कम्युनिकेशन। इसका मतलब कहने का ये है कि जो प्रस्ताव हमने प्रपोजल रखा था जब उसका हम खंडन कर रहे हैं, उसका रिवोकेशन कर रहे हैं, या समझ लीजिए उसको हम निरस्त कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं, तो उसका संवहन कब माना जाएगा। तो यहाँ पर भी दो सिचुएशंस आ जाएंगी। देखिए ये चीज़ सिचुएशन तब आती है जब हम जो प्रस्ताव होगा या जो स्वीकृति होती है दोनों व्यक्ति आमने सामने नहीं होते हैं, यानी कि जो प्रपोजल रख रहा है और जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है दोनों आमने सामने नहीं, कहीं दूर दूर हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी स्वीकृति होगी या जो भी प्रस्ताव होगा वो डाक के माध्यम से बाय पोस्ट भेजा जाएगा। वहीं पर ये सिचुएशन आ जाती है कि कब उसका खंडन होगा, कब उसका संवहन होगा। ये चीज़ मेनली वहीं पर आती है। यहाँ पर कि प्रस्ताव का खंडन कब होगा या कब माना जाएगा, तो यहाँ भी दो सिचुएशंस आ जाएंगी, एक प्रस्तावक के विरुद्ध और दूसरा जिस तक पहुंच रहा है, जिसको प्रस्ताव को स्वीकार करना था उसके विरुद्ध। तो एक हो जाएगा खंडनकर्ता, दूसरा हो जाएगा खंडन ग्रहीता। खंडनकर्ता वो हो जाएगा जो प्रस्तावक होगा और खंडन ग्रहीता वो हो जाएगा जिसको खंडन की सूचना पहुंचनी है, यानी कि स्वीकार करने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन अलग अलग होंगी। तो जो खंडन कर रहा है, खंडन करता है, उसके अगेंस्ट तभी मान लिया जाएगा उसका रिवोकेशन या फिर खंडन जैसे ही खंडन करने का जो लेटर होगा वो डाक के माध्यम से पोस्ट कर देगा या उसे डाक के माध्यम से छोड़ देगा, तभी मान लिया जाएगा कि खंडन पूरा हो गया है। और जो खंडन ग्रहीता होता है, यानी कि जिसको सूचना देनी है कि हमने जो प्रस्ताव रखा था अब उसे हम कैंसिल कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, उसके संबंध में तब उसे पूरा माना जाएगा संवहन, जबकि वास्तव में जो खंडन का जो लेटर होगा उस व्यक्ति तक
तक पहुंच जाएगा, खंडन ग्रहीता तक पहुंच जाएगा। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, खंडनकर्ता वो व्यक्ति है जो प्रस्ताव कर रहा है, खंडन ग्रहीता वो है जिसको स्वीकार करना था और अब उसको खंडन की सूचना दी जा रही है कि अब हम प्रस्ताव आपके समक्ष नहीं रखना चाहते या फिर हम इस प्रस्ताव को समाप्त कर रहे हैं। एग्जाम्पल से हम समझे तो इतना समझ लेते हैं कि राजेश और राकेश दो व्यक्ति हैं। राजेश जो है वो प्रस्ताव रखा था उसने, अब लेकिन वो खंडन उसका कर रहा है और राकेश को भेज रहा है। तो अगर बाई पोस्ट वो भेज रहा है तो राजेश के विरुद्ध जो कि प्रस्ताव रखने वाला था उसके विरुद्ध तभी मान लिया जाएगा जैसे ही वो उस लेटर को पोस्ट करेगा, और राकेश के विरुद्ध तब माना जाएगा जब राकेश को वो लेटर खंडन का मिल जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रस्ताव का खंडन, उसका संवहन क्या होता है। अब आ जाते हैं कि प्रस्ताव का खंडन करने की विधियां क्या होती हैं। मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, कि जो भी प्रस्ताव हमने किया है उसको हम रिवोकेट करना चाह रहे हैं, उसको खंडन करना चाह रहे हैं, तो कौन से मोड्स होते हैं या कौन सी विधियां होती हैं। पहला हो जाता है खंडन की सूचना देकर, रिवोकेशन बाय नोटिस, जो अभी मैंने आप लोग को बताया कि बाय पोस्ट हम भेज सकते हैं उसे, खंडन का जो लेटर होगा रिवोकेशन लेटर उसे हम बाय पोस्ट भेज सकते हैं स्वीकारकर्ता को। दूसरा आ जाता है निर्धारित समयावधि बीत जाने पर, बाय द लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड टाइम। अगर हमने कोई समय सीमा लगा रखी थी, जो प्रस्ताव हमने किया था, अगर उसमें समय सीमा लगा दी थी कि 1 महीने के अंदर आपको स्वीकृति देनी है, स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, और अगर वो समयावधि बीत जाती है और आपकी तरफ से कोई भी स्वीकृति नहीं आती तो क्या मान लिया जाता है कि समय बीत जाने की वजह से प्रस्ताव का खंडन हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है उचित समय के व्यतीत होने पर, बाय लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। यहाँ पर रहेगा कि यदि प्रस्तावक ने कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की होती है लेकिन फिर भी एक उचित समय होता है, माना जाएगा कि उसके बीच जाने के बाद प्रस्ताव का खंडन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्वीकर्ता द्वारा पूर्व शर्तों को पूरा न करने पर, फेलियर टू फुलफिल कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी कि कोई कंडीशंस रखी गई थी स्वीकारकर्ता के समक्ष जो कि उसने पूरी नहीं की होंगी तो भी क्या होता है, प्रस्ताव का खंडन समझा जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रति प्रस्ताव करने पर, बाय मेकिंग ए काउंटर ऑफर। अभी मैंने आपको समझाया था कि प्रति प्रस्ताव क्या है, कि एक व्यक्ति ने जो प्रस्ताव आपके सामने रखा है तो दूसरा व्यक्ति उसको जब स्वीकार करता है तो साथ में कोई शर्त भी लगा देता है, तो वहां पर क्या रहता है कि उसे प्रति प्रस्ताव माना जाएगा। जैसे आलोक ने दीपक के सामने प्रस्ताव रखा कि वो अपनी घड़ी 200 रुपये में दीपक को बेचना चाहता है। दीपक लेकिन पलट के उससे ये कहता है कि मैं आपकी घड़ी तो परचेस कर लूंगा, खरीद लूंगा, लेकिन मुझे ये घड़ी 200 रुपये में नहीं बल्कि 150 रुपये में चाहिए। तो क्या हुआ, दीपक ने उसके सामने दूसरा प्रस्ताव रख दिया, तो इसे क्या कहेंगे, हम प्रति प्रस्ताव कहेंगे। तो ऐसी दशा में जो पहला प्रस्ताव था अगर वो स्वीकार कर लेता है, 150 रुपये में देने के लिए सहमत हो जाता है, तो जो पहला प्रस्ताव था वो खंडित हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रस्तावक की मृत्यु या पागल होने पर, बाय डेथ आर इंसेंटिव ऑफ प्रपोजल, यानी कि जो प्रस्तावक था उस जिसने भी प्रपोजल रखा था अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है, तो ये दोनों ही कंडीशंस में क्या हो जाएगा कि वो प्रस्ताव करने की जो अनुबंध के लिए योग्यता होती है उसकी समाप्त हो जाएगी, जिस वजह से जो भी प्रस्ताव होगा वो भी खंडित हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है विषय वस्तु के नष्ट हो जाने पर, बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आपको पता ही है कि जो भी हम प्रस्ताव कर रहे होते हैं उसमें किसी तरह का कंसिडरेशन, कोई प्रतिफल होना अवश्य होता है, तो अगर उसमें किसी भी तरह का जो प्रतिफल था वो समाप्त हुआ जा रहा है, वो विषय वस्तु ही नष्ट हुई जा रही है जिसके संबंध में प्रस्ताव रखा गया था, तो अपने आप ही प्रस्ताव का क्या हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। जैसे कि कोई गाय है, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को गाय है या कोई भी पेट है, दूसरे व्यक्ति को बेचने का प्रस्ताव रखा गया लेकिन क्या हुआ, वो गाय बेचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में क्या रहेगा कि जब वो विषय वस्तु ही समाप्त हो गई तो स्वीकृति किस चीज़ की दी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो प्रस्ताव खंडित हो जाएगा। तो ये हो जाती है प्रस्ताव का खंडन करने की विधियाँ, मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। अब आ जाते हैं स्वीकृति का खंडन, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। हमने ये तो समझ लिया कि प्रस्ताव का खंडन कैसे किया जा सकता है। अब हम ये समझेंगे जो स्वीकृति होती है, एक्सेप्टेंस होता है, अगर हमने स्वीकृति भी दे दी है लेकिन अब हम चाह रहे हैं अपनी स्वीकृति का खंडन करना, तो उसे कैसे किया जाएगा। जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है उसमें कहा गया है कि स्वीकृति का खंडन स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने के पहले किसी भी समय किया जा सकता है किंतु बाद में नहीं। एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्वीकृति है हमने दी थी, हम उसका खंडन तभी कर सकते हैं, उस स्थिति में कर सकते हैं जबकि उस स्वीकृति की सूचना जो प्रस्तावक है उस तक न पहुंची हो। हमने बाई पोस्ट जैसे कि भेजा है लेकिन लेटर के पहुंचने से पहले उस प्रस्तावक तक, उस प्रपोजर तक, उस स्वीकृति के पहुंचने से पहले ही अगर हम उसका खंडन कर देते हैं किसी अन्य माध्यम से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी स्वीकृति का खंडन माना जाएगा। लेकिन अगर हमारी स्वीकृति पहुंच गई है तो उसके बाद हम उसको खंडित नहीं कर सकते, उसको हम समाप्त नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा प्रस्ताव क्या है, स्वीकृति क्या है, उसका संवहन कब होगा, साथ ही कब उसका खंडन किया जा सकता है और उसकी विधियां क्या होती हैं। अब एक चीज़ काफ़ी पूछी जाती है, एक बार ये देख लेते हैं कि निरंतर या सतत या खुला प्रस्ताव क्या होता है। कंटिन्यूअस आर स्टैंडिंग आर ओपन प्रपोजल।
जब एक निश्चित वस्तु को किसी एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय तक के लिए बेचने का प्रस्ताव जो होता है वो निरंतर या खुला प्रस्ताव कहलाता है। कि कोई एक निश्चित वस्तु है, उसे हम एक निश्चित मूल्य हमने निर्धारित कर दिया है और एक निश्चित समय सीमा तक, सपोज कर लिए 1 साल तक के लिए हमने निर्धारित कर दिया कि इस वस्तु को हम इस कीमत पर बेचेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा निरंतर या खुला प्रस्ताव। और ऐसे प्रस्ताव ये इसमें एक समय सीमा रहती है, निश्चित समय रहता है, उस समय सीमा के अंदर ही ऐसे प्रस्ताव को कभी भी स्वीकार किया जा सकता है और स्वीकृति प्राप्त होते ही क्या हो जाएगा, ऐसा प्रस्ताव ठहराव बन जाता है। तो वो हो जाता है निरंतर या सतत या खुला प्रस्ताव। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें निश्चित वस्तु, निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि का ये 3 पॉइंट आपके रहेंगे निरंतर, सतत या खुला प्रस्ताव होने के लिए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता अथवा अनुबंध करने के योग्य पक्षकार, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, आर पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।